हेलो, मैं डॉक्टर CB यादव यूट्यूब के इस मंच पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको जानकारी है इस बात की कि असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं इंटरव्यू प्रोग्राम हमारी पूरी टीम चला रही है और उस प्रोग्राम में हम नित्य नई चीज़ें अनुभव करते हैं। इससे पहले अलग अलग सेगमेंट पे बहुत सारे वीडियोज़ मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे जारी किए हैं। आप उनको भी जाके देख सकते हो, चाहे बायोडेटा से रिलेटेड हो, ओवरऑल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, अपना सब्जेक्ट तैयार कैसे करें, बोर्ड टीचिंग कैसे करें, अलग अलग कम से कम 15-20 वीडियो तो जारी कर चुका हूँ। बाकी बहुत सारे वीडियोज़ हमारी यूट्यूब हमारा ऐप है CB कैंपस ऐप, उस पर मिलते हैं। बहुत सारे हमारे जो क्लासरूम के बोर्ड टीचिंग प्रोग्राम चलते हैं, सेशन चलते हैं, उन पे भी लगातार डिस्कशन होता है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा एक अलग सेगमेंट पे करेंगे। वो है इस कॉलेज एजुकेशन से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल। आपको विदित है कि कोई भी नियोक्ता हो, जिस जगह आप जा रहे हो, जिस संस्थान में आप जा रहे हो, उसके बारे में आपकी जानकारी कितनी है। ये एक बेसिक सी चीज़ है कि आप कॉलेज एजुकेशन में आप जा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके बारे में आपकी जानकारी कितनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्कीम्स क्या चल रही है, उसके कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो क्या चल रहा है, उसके अदर अगर हम देखें सेगमेंट्स देखें तो उनके बारे में आपको जानकारी है। उसमें कितने इंस्टीट्यूशंस है, कितने स्टूडेंट्स है, क्या उसकी दशा और दिशा है, क्या चुनौतियाँ हैं। इस तरह के सवाल जनरली साक्षात्कार में होते ही हैं। आज हम चर्चा करेंगे, स्पेशली जो चर्चा करेंगे आज हम वो कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जो कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। मेरे इस पूरे प्रोग्राम के भीतर मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बिहार से भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चल रहे हैं। लेकिन अभी मैं जो चर्चा करूँगा वो राजस्थान का जो कॉलेज शिक्षा विभाग से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं और उनके क्या क्या हम जानकारियाँ दे सकते हैं, कैसे उनके आंसर्स दें, तो उसके बारे में एक सूचनात्मक और फिर क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। तो एक छोटा वीडियो बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि इसके जो कंटेंट है वो पहले से लिख लिए हैं ताकि समय की थोड़ी बचत हो जाए। तो इस पे एक डिस्कशन हम लोग करेंगे। हालांकि RPSC के इंटरव्यूज़ का मैं देख रहा हूँ तो पहले इस तरह के सवाल नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे अब स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, हम लोग हमारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू देख के आते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, तो उसके बारे में पता लग रहा है कि अब जो सवालों का ट्रेंड है वो दो तरफ बढ़ रहा है। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी और दूसरा खुद कॉलेज एजुकेशन से संबंधित उस विद्यार्थी को कितनी जानकारी है या नहीं है। तो चलिए बिना समय गवाए मैं चर्चा शुरू कर ही देता हूँ, क्योंकि ये तो चर्चा है, इसका कोई एंड तो है नहीं। ज्ञान बांटना तो बांटे जाओ, भाषण दिए जाओ, लेकिन काम की बात करते हैं हम। तो मैंने कुछ कंटेंट लिख लिए हैं, तो मैं पहले वो कंटेंट पे सीधी चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, सबसे पहले ये जब राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग है तो उसके बारे में एक बेसिक चीज़ पता हो कि ये कॉलेज शिक्षा विभाग, आपको ये थोड़ी जानकारी है कि नहीं आप देख लेना, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, वहाँ तो होती है मिनिस्ट्री, मंत्रालय, लेकिन राज्यों में ये मिनिस्ट्री मंत्रालय नहीं होता। राज्यों में इसे कहते हैं विभाग, डिपार्टमेंट, जैसे कृषि विभाग, उद्योग विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग। लेकिन अभी क्या किया है कि जो उच्च शिक्षा विभाग है उसको फिर अलग अलग उस सेगमेंट में बांट दिया। जैसे कॉलेज शिक्षा अलग है राजस्थान में, तकनीकी शिक्षा अलग है, संस्कृत शिक्षा अलग है। तो हमारी चर्चा कॉलेज शिक्षा विभाग पे रहेगी। तो विभाग क्या है ये आपको समझ में आया कि विभाग वो है जहाँ सरकारों का डिवीज़न होता है। और फिर उसके बारे में भी चलो बात ही चल गई तो मैं बता देता हूँ। जो विभाग होता है उस पे दो पार्ट, दो हिस्से होते हैं। एक होता है फिर सेक्रेटरेट और एक होता है डायरेक्टरेट। सेक्रेटरेट सचिवालय कहते हैं जिसे, जिसमें नीतियां बनती है, जिसमें प्लान तय होते हैं, जहाँ सेक्रेटरी बैठता है। और डायरेक्टरेट जहाँ वो नीतियां एग्जीक्यूट होती है, क्रियान्वित होती है। तो कॉलेज शिक्षा में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी, उनकी जो एग्जीक्यूशन एजेंसी, वो डायरेक्टरेट या निदेशालय होता है, और बनाने वाला होता है वो सचिवालय होता है। और तो कॉलेज शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो ये विभाग बना कब, अगर मान लीजिए कि सबसे पहला सवाल यहाँ से आता है तो ये बना कब, तो आप बताएंगे कि 1958 में। 1958 का मतलब
आपको पता ही है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ। राजस्थान के एकीकरण के बाद में जब यहाँ 1900 राजस्थान के एकीकरण के बाद जो पूरा चरण खत्म हो गया, उसके बाद 1957-58 के बाद अपने सरकारों का एक सही स्वरूप आया, तो 1958 में कॉलेज शिक्षा विभाग बनता है। इसके उद्देश्य क्या है कि ये कॉलेज शिक्षा डिपार्टमेंट है, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए इसके 4 उद्देश्य दिए हुए हैं। और ये मैं एक चीज़ और भी आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने कोई किताबों से नहीं ली है, आप जाके इनको कर सकते हो टैली। कैसे कर सकते हो पहले मैं वही बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा गूगल बाबा के पास जाना है और वहाँ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान लिखना है। मध्य प्रदेश वालों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, बिहार वालों के बारे में, हिमाचल वालों के बारे में भी करूंगा, तो भी मैं वहीं से जानकारी लूँगा। तो आप जाके ये टैली कर सकते हो, तो ये आपकी साइट खुल जाएगी। फिर उसमें साइट के भीतर जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज कितनी है, अबाउट अस में जाओगे तो फिर कई चीज़ें मिलेगी आपको। यहाँ पे अबाउट अस में फिर कई चीज़ें मिलती है, जैसे इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, नहीं है, इस तरह की चीज़ें उसमें मिलती है। तो आप देख सकते हो एक्टिविटीज़ क्या है, तो जो इसकी गतिविधियां हैं वो देख सकते हो। यहाँ देखिए ज्ञान परक प्रोग्राम, इनका टेस्ट चल रहा है। राजीव गांधी ई कंटेंट प्रोग्राम है, ज्ञान सुधा प्रोग्राम है, ये यहीं पे है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम से है। तो आप साइट को देखने से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। और मैं मित्रों ये केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अदर दूसरी चीज़ों में भी जाओ तो ओरिजिनल सोर्स के पास पहुँचो। जैसे गवर्नमेंट की कोई ओरिजिनल साइट है उसके पास जाइए, उसको एक बार आप जब सर्च करेंगे देखेंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया ऐसे हो जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आपका काम बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है कि वो देखता ही नहीं है, तो देखना तो चाहिए ना। तो चलिए कोई नहीं, अब आप देखते नहीं हो, आपको काम करना चाहिए। आपका काम थोड़ा हल्का कर रहा हूँ, आपको इतना होमवर्क ना करने पड़े, इसकी एक सरलीकरण में करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके 4 उद्देश्य हैं, हालांकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने सरलीकरण किया है। नंबर 1, जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है उनका मैनेजमेंट करना, एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या? नए कॉलेजेस खोलना, उनकी एनओसी जारी करना। तीसरा उद्देश्य जो इम्पोर्टेंट है, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करना। ध्यान दीजिए, ये तीसरा उद्देश्य। और चौथा है स्कॉलरशिप वितरण का काम। तो आपसे पूछे कॉलेज शिक्षा विभाग का क्या काम है, तो आप बिल्कुल पॉइंट वाइज बताइए सर इसके 4 काम है। एक एग्जिस्टिंग कॉलेजेज है उनका मैनेजमेंट करना, नए कॉलेजेज खोलना, उनके एनओसी जारी करना, क्वालिटी एजुकेशन को सुनिश्चित करना और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करना। हो गया काम। इसके बाद में नेक्स्ट जब आपसे पूछे कि राजस्थान में उच्च शिक्षा संस्थानों की दशा दिशा क्या है, मतलब कितनी क्या संख्या, उनके आंकड़े हो, तो आंकड़ों में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे सवालों में आप बिल्कुल फिक्स मत बताना, लगभग का प्रयोग करना, क्योंकि ये बदलती रहती है, कई बार साइट पे अपडेट भी नहीं करते। तो आप थोड़ा, चूँकि साइट को लेटेस्ट देख लेना, हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 महीने में कोई बदलाव होगा, लेकिन फिर भी मैं विजिट करने की आपको एडवाइस दूंगा ही। और जो दूसरे राज्यों के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि वो भी अपने डिपार्टमेंट, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाके वहाँ देखिएगा, उसमें भी मिलेगी, और नहीं है तो और दूसरे सोर्स देखेंगे वहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, टोटल यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में कितनी है, तो 13 यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सारी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डेटा इस पर नहीं था, फिर वो आप और दूसरी जगह से आप तलाश सकते हो। राजस्थान की जीके की किताबें देख लो, लेकिन उनमें फिर पुराना डेटा मिलता है। आपको अपडेट चीज़ बहुत ज़रूरी है। इनकी आपको लिस्ट भी देखनी चाहिए, वो आप साइट पे देख लेंगे, शायद इतना काम आप ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इसमें कई ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, किस जगह स्थापित है। कई किसी क्षेत्र से आप आ रहे हो, मान लीजिए कि आप शेखावटी से आ रहे हो, तो शेखावटी यूनिवर्सिटी भी उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। आप भरतपुर से है तो ब्रज यूनिवर्सिटी, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट नाम और कहाँ है ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा है कि टोटल कॉलेजेज कितनी है, टोटल कॉलेज कितनी है। तो अभी जो अपडेट है वो है 558 सामान्य कॉलेज है, 39 जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज है, टोटल 597। तो आप याद रखिए लगभग 600 के आसपास टोटल कॉलेज है। आप बता सकते हैं सर उसमें लगभग 40 के आसपास एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो ऐसे थोड़ा मोटा आंकड़ा रखिएगा। और इसी तरह से प्राइवेट कॉलेज कितने, निजी कॉलेज कितनी है, तो 1897 में लगभग 1900, आप ये भी कह सकते हो 2000 से थोड़ा सा कम ये आपका निजी कॉलेज है। आप देखिए संख्या का आंकड़ा कितना, बीएड कॉलेज कितनी है, 1479, लगभग 1500 के आसपास बीएड कॉलेज है। तो आपको मोटी तस्वीर एक
पता हो कि लगभग कितनी है। आपको इससे एक आइडिया भी हो जाएगा कि लगभग कितने हायर एजुकेशन में रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, कितना क्या डेटा है, वो भी आप थोड़ा सा अपडेट करके देखें, क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हो उसका एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवालों का नहीं देना मुझे लगता है कि सॉरी कहने लायक नहीं होता, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, कॉलेज एजुकेशन में आप सर्विस के लिए जा रहे हो और वहाँ की आपको जानकारी नहीं है, तो ये बड़ा मतलब एक बड़ा अपराध सा माना जाता है इंटरव्यू के भीतर। कहता है ना, अच्छा ये भी नहीं किया तो फिर इंटरव्यू देने क्यों आया, ये वाली बात होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा सवाल पूछा ही जाए, लेकिन नहीं पूछा जाए बढ़िया है, लेकिन पूछ लिया जाए तो इसमें फिर एक्सक्यूज़ नहीं होता है मित्रों। ऐसी जगह कि आप आ रहे हो, आप सोचिएगा कि ये सब मैं कई बार और भी कहूँ कि मान लीजिए कि आपने एमए किया और एमए के पेपर ही नहीं पता है और फिर कह रहे हो सॉरी, तो इसमें फिर सॉरी नहीं चलता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहे हो और मान लीजिए कि आपको बोर्ड पे लिखवा लिया जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर इस शब्द से ही लिखना है और फिर कहो सॉरी, तो इसका सॉरी नहीं चल सकता है। ऐसे ही आप कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहे हो और कॉलेज शिक्षा विभाग के बारे में 2 स्कीम का नहीं पता आपको और फिर कहो सॉरी, तो यहाँ सॉरी के लिए फिर सामने वाला कहेगा सॉरी। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप तैयारी का हर एंगल को तैयार कीजिएगा। तो इसी तरह से फिर हम आते हैं कि इसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक इसका जो सेक्रेटरीट होता है, दूसरा होता है डायरेक्टरेट, सचिवालय और निदेशालय। सभी में यही रहता है, सचिवालय पॉलिसी बनाता है, निदेशालय पॉलिसी को लागू करता है, एग्जीक्यूट करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो जो सचिवालय है उसमें आप सबसे ऊपर मुख्यमंत्री से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबसे हायर जो सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। हाँ, लिखने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि मुख्यमंत्री के नीचे जो है चीफ सेक्रेटरी CS होता है, वो उसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। फिर उसके बाद में अलग अलग विभाग बटे होते हैं। तो विभाग का जो प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है, वो उच्च शिक्षा मंत्री, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री, कॉलेज एजुकेशन, कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर होता है, ये ध्यान रखना है हमें। और इसके नीचे जो सबसे हायर पोस्ट होती है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होती है। आप देखिए कि सेंटर में इसे सेक्रेटरी कहते हैं, लेकिन यहाँ और दूसरे राज्यों में अगर जैसे मध्य प्रदेश में देखेंगे या बिहार में देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हिंदी में तो प्रमुख सचिव कहते हैं शायद, है ना, प्रधान सचिव कहते होंगे, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है मित्रों, लेकिन आप फिर भी इसे अंग्रेजी में बोलिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सहायता के लिए 5 से 7 जो है एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नीचे डिप्टी सेक्रेटरी, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी। इस तरह से एक हायरार्की होती है। फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर UDC, फिर LDC, यही एक हायरार्की सचिवालय की होती है। तो नीचे इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मोटी मोटी चीज़ हो गई। ये फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो निदेशालय, जो मैंने आपको कॉलेज शिक्षा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन। ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको डायरेक्टर बोलते थे, निदेशक कॉलेज शिक्षा। आजकल ये शब्द पता नहीं इस पे प्रशासनिक शब्दावलियों में है कि नहीं है, लेकिन चूंकि साइट पे ही दे रखा है तो हम बोलेंगे कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन। ये वरिष्ठ IAS होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वरिष्ठ, वो और भी ज़्यादा वरिष्ठ IAS होता है। तो ये IAS ऑफिसर होता है, ये आपको पता हो, ये IAS ऑफिसर होता है। इसके नीचे फिर जो है एडिशनल कमिश्नर होते हैं। ये IAS और RAS दोनों हो सकते हैं, जूनियर IAS हो सकता है या सीनियर RAS हो सकते हैं। उसके नीचे फिर जो है आप देखिए जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर फिर 5-7 होते हैं, अलग अलग नहीं है। आपका जॉइंट डायरेक्टर, देखिए आप देखिए यहाँ डायरेक्टर शब्द आने लग गया है ना, तो जॉइंट कमिश्नर नहीं, जॉइंट डायरेक्टर बोले, यहाँ तो एडिशनल कमिश्नर, तो पुरानी शब्दावलियाँ चल रही है फिर नीचे। तो जॉइंट डायरेक्टर अलग अलग है, जैसे जॉइंट डायरेक्टर एकेडमिशियन, एकेडमिक, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग नहीं है, ये जॉइंट डायरेक्टर जो है जो प्लानिंग इंस्टीट्यूशन जो है इंस्टीट्यूशन से जो है जो जॉइंट डायरेक्टर HRD, जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जॉइंट डायरेक्टर IT और एक DLR की पोस्ट होती है। इस तरह से ये जो सारी चीज़ें होती है वो RAS अधिकारी रहते हैं। उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आप कह सकते हो कि कमिश्नर, फिर उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर UDC, LDC। ये एक पूरा हायरार्की होता है। इतना वैसे ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर की भी चीज़ पता हो, बहुत है कि इतने इतने ये होते हैं। एक इसके साइड में जो फाइनेंशियल
सेक्शन को देखते हैं, FA बोलते हैं, फिर AO, फिर AAO अकाउंटेंट, इस तरह से। और ये पूरा स्ट्रक्चर को अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है, ये देखिए आप जाना अबाउट अस, इसमें जाएंगे आप खुद देखिएगा, इसमें समय खूब लग जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को जब आप देखेंगे तो फिर नीचे पूरा का पूरा ये आपको इस सिस्टम वाइज आपको दिख जाता है, इसके भीतर पूरा का पूरा सिस्टम दिख जाता है इसमें। तो आप इसमें जाके आप एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा इसमें किस तरह से ये चीज़ है। तो मैं वापस आता हूँ, चूँकि हम कम समय में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। अब आइएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाने वाला सवाल होता है ना, वो वाला है। क्या है कि उच्च शिक्षा का राष्ट्रीय अभियान क्या है? उच्च शिक्षा पर एक पूरा एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, वो क्या है? ये सवाल पूछा जाने वाला है। मतलब एक अच्छा, ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए जब आप जा रहे हो तो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो हायर एजुकेशन के संदर्भ में फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मिशन मोड पे चलाया जाने वाला प्रोग्राम है। नाम क्या है? रूसा। ध्यान दीजिए, नाम क्या है? रूसा। डायरेक्ट भी पूछ सकते रूसा क्या है, ऐसे भी पूछ सकते क्या आप जानते हैं क्या रूसा। रूसा अब पूरा नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। देखिए, आर का मतलब क्या है? राष्ट्रीय। यू का मतलब क्या है? उच्च। एस का मतलब क्या है? शिक्षा। और ए का मतलब क्या है? अभियान। आप इसका अंग्रेजी वैसे मत कर देना जैसे नेशनल हायर एजुकेशन मिशन, ऐसे नहीं, अंग्रेजी वाले ऐसे नहीं करेंगे, इसका नाम यही है, तो रूसा। अब आप रूसा का आप देखेंगे फ्लैगशिप प्रोग्राम, मैंने आपको बताइए ये 60:40 मतलब 60:40 का प्रोपोर्शन है। 60% भारत सरकार खर्च करती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। आपसे पूछ सकते कि ये जो रूसा है, ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखिए रूसा प्रोग्राम चल क्यों रहा है। तो आप बताइएगा कि रूसा प्रोग्राम इसलिए चल रहा है ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन ऑफ हायर एजुकेशन, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप देखिए, हायर एजुकेशन नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप इसी सरल शब्दों में समझिए कि जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थान है उनमें गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। तो हायर एजुकेशन की क्वालिटी कह तो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में संस्थानों की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए क्या करता है ये क्या एक्टिविटी चलाते हैं? इसमें 3 एक्टिविटीज चल रही है। एक, ये अलग अलग संस्थानों को ग्रांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आपको पता ही है कि इसके लिए पूरा हमारे पास 2 एजेंसियां भी है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। ये ज़रूर देखिएगा, जो मैंने एक अलग वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा कर रखी है कि जो अभी तक तो UGC ही सब कुछ था, अब वो रेगुलेटरी एजेंसी को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो वो वहाँ पे देखेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि एक ग्रांट्स, अभी तक तो UGC ये ग्रांट्स देती थी, यूनियन ग्रांट कमीशन बोलते थे, तो ये अनुदानों का वितरण, किस संस्थान को कितना अनुदान करे उसकी मॉनिटरिंग करना नहीं है, ये सारी चीज़ें करना। दूसरा होता है वो है अलग अलग जो टीचर्स और फैकल्टीज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, इंडक्शन प्रोग्राम चलाना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलवाना। और मैं थोड़ा सा कभी पूछ ले कोई, तो राजस्थान में कॉलेज एजुकेशन के जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सेलेक्ट हो करके होते ही फिर उनका एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का HRDC में ये प्रोग्राम चलता है। और इसी तरह से रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, रिसर्च को बढ़ावा देना उनके भीतर, तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ इसमें होती है। एक सवाल और पूछा जा सकता है इससे जुड़ा हुआ, वो है कि राजस्थान में रूसा की एक्टिविटीज़, रूसा कार्यक्रम को मैनेज करने के लिए कोई सेल बनाई गई है क्या? तो आप बताइए ज़रूर, क्या सेल है? ये सेल का नाम है SLQAC। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा आप लिख भी लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिए, स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। तो ये स्टेट में बनी है, इसका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो जो कॉलेज एजुकेशन का कमिश्नर है वो इसका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ओके, ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसी तरह से राजस्थान में कॉलेज शिक्षा के कार्यक्रम, मतलब कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है, ये जो निदेशालय है ये कौन कौन से कार्यक्रम चला रहा है,
ठीक है ना, ये ज़रूर पता हो, ये पूछ लेते हैं। कम से कम आप कॉलेज एजुकेशन में जा रहे हो तो उसके कम से कम प्रोग्राम्स नहीं पता हो। जैसे आपसे ये पूछे कि स्टूडेंट के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, डायरेक्टरेट द्वारा, टीचर्स के लिए कौन से चल रहे हैं, तो ये मोटी मोटी चीज़ें ज़रूर पता हो। तो आप देखिए ये सारे प्रोग्राम में एक कॉमन बात है, एक प्रोग्राम है ज्ञान सुधा, ज्ञान दूत, ज्ञान गंगा, ज्ञान परख, तो 4 है। ज्ञान सुधा, अब आपको इनमें थोड़ा डिफरेंस भी कर ले ठीक रहेगा। ज्ञान सुधा, ज्ञान दूत, ज्ञान गंगा, ज्ञान परख, ठीक है ना। ये तो क्या चीज़ है, थोड़ी सी बारीकी से समझ लेते हैं। जो ज्ञान सुधा प्रोग्राम है वो कॉलेज शिक्षा निदेशालय प्रतियोगिता परीक्षा और दूसरी जो कॉलेजेज की जो क्लासेज होती है वो निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाता है। सबकी, नेट की, RS की, IS की, उसकी है। हालांकि आप देखेंगे तो कितना सक्सेसफुल हो रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन आपसे कुछ पूछ भी ले कि क्या है ये, एक यूट्यूब चैनल है ये जिस पे ये सारे वीडियोज कंटेंट डालते हैं। इसमें ज्ञान सुधा और सक्सेस साथी, अगर उस पे साइट पे जाएंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा। उसके लगभग 30,000 सब्सक्राइबर है टोटल। आप कभी कि आपने क्या देखा है तो आप ज़रूर उसे देख लेना ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल को, कि अभी हो सकता है बढ़ गए हो, लेकिन साइट पे जो दिया हुआ वो यही है। मैंने भी उसको अपडेट नहीं किया, देखो आप, मैं ही नहीं कर रहा हूँ तो ये गलती तो आपसे तो होनी होती है। तो इसी तरह से है ज्ञान दूत कार्यक्रम, ये भी पूछ सकते हैं। ये क्या होता है, कोविड काल के अंदर आपने सुना होगा वो जूम पे नहीं चलाया था हमने, गूगल मीट पे क्लासेज चलाते थे। हो सकता है आप भी उसके पार्ट रहे हो, और उस समय बहुत सारे क्लासेज ऑनलाइन प्रोग्राम पे चलाई जा रही थी। तो उस समय जो प्रोग्राम था, अब तो ये नहीं है, कोविड काल में ऑनलाइन कक्षाएं जो लगाई थी कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने, उसे ज्ञान दूत कार्यक्रम कहते हैं। ज्ञान गंगा प्रोग्राम, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। एक शोध गंगा भी होती है, आप ध्यान रखना, कभी साइट देखना। ज्ञान गंगा, तो ज्ञान गंगा ये क्या है कि टीचर्स जो फैकल्टी है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उनका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम और एक्टिविटीज़ करवाते हैं इसके माध्यम से। और ज्ञान परख, ये भी अभी आपने देखा था ना, मैंने अभी जो कॉलेज शिक्षा निदेशालय की साइट हमने देखी थी, तो उस पर ज्ञान परख ये टेस्ट लेती है, ऑनलाइन टेस्ट लेता है कॉलेज एजुकेशन अलग अलग, तो उसका भी एक है। मैंने देखा है कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 1-2 ही है। अभी ये तो थोड़ा सा रहता है कि प्रोग्राम चलाते हैं तब उनका कोई भी नया कमिश्नर आएगा, प्रोग्राम चलाएगा, वो उसका प्रचार प्रसार होने लगेगा, मैं कोई बड़ा बदलाव कर रहा हूँ, फिर नया कमिश्नर आता है, फिर वो ढाक की 3 बात हो जाती है। तो ये हमारी दिक्कत है। नए इनोवेशंस होने चाहिए लेकिन उनकी कंटिन्यूटी भी बरकरार रहनी चाहिए। इस तरह के सजेशंस आप कई बार दे सकते हो। तो ये है, एक चीज़ ये है कि राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे खोल के भी देखिएगा साइट पे, अलग अलग जो कॉलेज है उन्होंने कंटेंट डाल रखे हैं। नहीं है, हर कॉलेज का अलग कंटेंट है जो इससे जुड़ी हुई है, और मतलब लाखों कंटेंट है जिसमें स्टूडेंट जाके उन कंटेंट को देख सकता है। यूट्यूब वीडियोज भी है और बहुत सारे आपको PPTs भी मिलेगी, बहुत सारे और कंटेंट भी मिलेंगे। लेकिन उसका राजीव गांधी ई कंटेंट, अर्जुन दृष्टि प्रोग्राम चलता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय का, जो खेलकूद प्रतियोगिताएँ होती हैं उनको अर्जुन दृष्टि कार्यक्रम हम कहते हैं। तो आप देखिए, ये आपको पता हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता हो, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये आपको जानकारी हो। पहले इसका नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, अब इसका नाम स्वामी विवेकानंद से कर दिया जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो इसमें क्या है, विदेश में जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनको पूरा खर्चा राजस्थान सरकार देती है। पहले 200 स्टूडेंट के लिए किया, फिर 500 के लिए किया, अभी इस सरकार ने घटा करके शायद आप चेक कर लेना 300 स्टूडेंट किया है। तो विदेश के अंदर आप पूरा खर्चा, पूरा उनकी ट्यूशन फीस, रहने का सारा खर्चा राजस्थान सरकार उठाती है। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है राजस्थान सरकार का। तो आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। तो हमने अब तक जो चीज़ें देखी, आपको कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि कॉलेज शिक्षा विभाग या कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कॉलेज शिक्षा का ढांचा क्या है, कॉलेज शिक्षा की कितनी संस्थाएं, कितनी यूनिवर्सिटी है, कितनी कॉलेजें हैं, आपका रूसा पे सवाल हो सकते हैं। तो इस तरह के सवालों की पूछने की प्रोबेबिलिटी है, पूछा भी जाना चाहिए। मैं रहूँ तो निश्चित तौर पर इस तरह के सवालों को बहुत ज़्यादा पूछो अगर मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठूँ तो। क्यों? क्योंकि जिस संस्थान में आप जा रहे हो उस संस्थान के बारे में आपको कहीं नहीं पता। आपका मतलब आप सोचिएगा कि आपको जिस जगह आप पूरी सेवा देने जा रहे हो उसका ABCD नहीं पता और आपको सिलेक्शन कर ले,
तो ये तो पाप हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें कोई सॉरी नहीं होती मित्रों। तो आप ऐसा रिस्क ना लो, कई बार ऐसी चीज़ हो जाए बढ़िया, आपसे पहले 3 स्टूडेंट नहीं बता पाए, और कई बार ये क्रम ही चलता है कि नहीं बता पाए सबसे पूछो, और आप चौथे और आप बता दो, वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाती है। मैंने आपको बताया भी ये बात। पूरे इंटरव्यू के दौरान कोई 1 या 2 मोमेंटम या जो सवाल होते हैं वो डिसाइड करते हैं रैंक, ये ऊपर नीचे वो डिसाइड, तो उनमें आपकी भी हो जाए। तो इस तरह से अब चूंकि मैंने सोशल मीडिया पे डाल ही दिया, नहीं तो मेरे स्टूडेंट को तो मैं बता ही रहा था, लेकिन अब चूंकि मैंने इसको यूट्यूब पे सभी को ये जानकारी देना उचित समझा कि इसको देते हैं। फिर हायर एजुकेशन से संबंधित प्रोग्रामों पर मैं अलग वीडियो भी बनाऊँगा। इसी तरह से जो दूसरे प्रोग्राम जो मध्य प्रदेश और उनके लिए अलग बनाऊँगा। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है मित्रों, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू प्रोग्राम, तो वो सीबी कैंपस एक ऐप है, उससे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ते हो, और ये एक तरह से यही है, प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं, आप सब लोग पूछते हो। देखिए इंटरव्यू की तैयारी का मतलब मैं इतना मानता हूँ, आप ये समझो कि इंटरव्यू का तैयारी का मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इंटरव्यू की तैयारी का मतलब होता है आपको हर स्टूडेंट का अलग व्यक्तित्व होता है, अलग बायोडाटा है, उसकी अलग ज़रूरत है, तो उसके साथ अलग से बैठ के, एक हर स्टूडेंट के साथ अलग से बैठना पड़ता है, और उसकी वीकनेसेस, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसको स्कैनिंग करके, और उसको एक तरह से उसका डर दूर करना, उसको प्रैक्टिस करवाना, और प्रैक्टिस ही इंटरव्यू की तैयारी है। तो एक प्लेटफॉर्म हम बना रखा है जिस पे आप सब लोग आते हो, और इसका अभाव था, और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। इसमें मुख्यतः हम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे है। जो बाहर की स्टूडेंट है वो जूम ऐप से हम लोग जोड़ते हैं। ऑफलाइन जयपुर में लाल कोठी पे लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास जनित इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम बुलाते हैं। दूसरी जगह भी बुला सकते हैं, इसका कोई फिक्स जगह नहीं है, लेकिन हम वो हमारी जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज मतलब डाउनलोड करके एनरोल करते हो कोर्स पे, तो तुरंत आपसे टीम संपर्क करती है। कैसे करते हैं? सीबी कैंपस एक ऐप है हमारी, सीबी कैंपस ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके, इस पे जाके, और आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स दिया हुआ वो जाके आप कर लेंगे। उसमें बहुत सारे कंटेंट भी है, वो आप वीडियो पहले पूरे देखिए। हमारा जितना भी बोर्ड टीचिंग का ये प्रोग्राम चलता है वो भी उसमें डाल देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इसमें 5 गतिविधियां रखी है। पहले है 1-to-1 सेशन है, जो जिसमें एक माइनर मॉक हो जाता है, बायोडाटा और आपकी स्कैनिंग एक तरह से मैं खुद पर्सनल बैठ के उस पर करता हूँ। आपको टाइम देना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम होता है मित्रों, हर स्टूडेंट के साथ अलग से बैठना। आप 500-700 बच्चों की क्लास को एक साथ पढ़ा दो उसमें नहीं, लेकिन हर स्टूडेंट के साथ अलग बैठना पड़ता है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से बोर्ड टीचिंग का जो सेशन है उसमें आपके, चूँकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, उसमें मैंने पहले वीडियो भी बनाए, 2 वीडियो 3 वीडियो बनाए। अभी भी मैं शायद एक और इसमें जो नई चीज़ें पता लगी उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उसकी प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस से होता है। उसमें आप देख सकते हो मेरी ऐप पे ये कई मैंने डाल रखे हैं उस पर। तो ये भी है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें हम कुछ एक्सपर्ट से, कुछ अनुभवी लोगों से आपसे मिलाते हैं। एक्सपर्ट्स मीट्स जो आपके डाउट क्लियर करेगी, सब्जेक्ट पढ़ाएगी नहीं, ये ध्यान देना। आपके डाउट जो है पर्सनल उस पर करेंगे। मॉक इंटरव्यू जो आपकी प्रैक्टिस को उस पर लाएंगे, जो आपका ये मॉक इंटरव्यू को हम, और ये एक्सपर्ट मीट, मोस्टली एक्सपर्ट मीट जूम पे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, लेकिन मॉक इंटरव्यू का मेरा ये मानना है कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में आपकी जो डेट होती है उसके जस्ट पहले थोड़ा सा करवा देते हैं। तो इस तरह से है। मेरे से आप लोग संपर्क करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर आप सबको वर्चुअल इस प्लेटफॉर्म पर दे दिया है, और एक ही अपील की थी कि सिर्फ मैसेज कीजिएगा। तो मेरे ये नंबर है, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि कोई अब तक 5-7 कॉल बिना पूछे डायरेक्ट आए होंगे, अदरवाइज सबने टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप ही किया होगा। और ये मैं मानता हूँ कि एक अनुशासन, एक विश्वास करते हैं, उसका एक अनुशासन भी आप भी कीजिए। मैं खुद आपको समय बताऊँगा कॉल करने का, या मैं खुद कॉल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑफिस में आप कॉल कर सकते हैं तो आपको ये नंबर है, मेरे नंबर तो 9887898181 है, और ये है 7412902955। तो आप ऑफिस पे कॉल करके तो जानकारी ले सकते हो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे और किसी अन्य
मैं देखता हूँ कि किसी अन्य पक्ष पे, क्योंकि अलग अलग पक्ष, ये अपने आप में एक स्किल, बहुत एक्सपर्ट फील्ड है जिसमें हर पक्ष पे अगर आप काम करके जाते हैं, हर पक्ष पे काम क्या करना होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देनी होती है, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी होती है। अचानक से स्थिति उत्पन्न होती है इंटरव्यू में, आपको पता ना, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि सारी स्थिति है, उससे कैसे निपटा जाए। एक आपके पर्सनैलिटी के भीतर ऐसी ब्लंडर चीज़ें होती है जिसका आपको पता ही नहीं चलता है, वो पता लग जाए और उसको धीरे धीरे उसको दमित करके उसको रिड्यूस कर दो, और जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको बढ़ा दो। आपका आई कॉन्टैक्ट किस तरह का है, कैसे नहीं है। कई बार कहीं ऐसा होता है कि किसी पर्सनैलिटी में एरोगेंसी दिख रही हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों पे हम वहाँ डिस्कस करते हैं, और फिर भी इसके हर पक्ष पे काम करके जाओ। मित्रों, मैं ये लास्ट बात ज़रूर कह रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना, वो छोटा जॉब नहीं है। ये IAS RAS से छोटा, ये बहुत बड़ा है। IAS RAS दूसरी चीज़ें जॉबों में तो क्या होता है कि आप एक जॉब लेते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपकी एक एंट्री है, शुरुआत है ये, और बहुत गजब की ग्रेड पे से शुरू होती है, और यहाँ से आप उड़ान भर सकते हो दुनिया भर की, मतलब नोबेल पुरस्कार तक मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी उड़ान भर सकते हो। शर्त एक ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आना उनको ही चाहिए जो सच में ही जिनको पढ़ने